नमस्कार दोस्तों, सोशल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियाँ। चूँकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, इसलिए संविधान में राष्ट्रपति को कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ उनकी शक्तियाँ उन्हें मिली हुई हैं, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के संदर्भ में संविधान में कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ पावर दिए गए हैं, कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। उन्हीं शक्तियों की चर्चा आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियाँ। राष्ट्रपति पे पिछला वीडियो देखिए। तो राष्ट्रपति के पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहाँ पे हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है। इन सब चीज़ों पे चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है, वो राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियों को लेकर है। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों पे देखें तो पिछले वीडियो में ही देखेंगे अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का ही वर्णन करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कई खंडों में हमने बांटने का प्रयास किया है, कई भाग में है। जैसे कार्यपालिकाई शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, ठीक है, और सैन्य शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, आपात शक्ति है। तो राष्ट्रपति के बहुत सारे ऐसी शक्तियां हैं जिनको हमने खंडों में बांट के समझने का प्रयास किया है। इसकी चर्चा भी करते हैं। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत अनुच्छेद 53 में ही देखेंगे कि ये राष्ट्रपति अपनी शक्तियां एवं अपने कार्य स्वयं के निर्णय के माध्यम से तथा अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी राष्ट्रपति स्वयं तथा अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अधीनस्थों में ज़्यादातर जो राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है वो अधीनस्थों के माध्यम से ही करता है, उनकी सहायता से ही अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति के अधिकार उनकी शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में है और शक्तियों का ज़्यादातर प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं तथा अधीनस्थों के माध्यम से ही करता है। तो अधीनस्थों के माध्यम से ज़्यादातर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, उनकी सहायता से ही करता है। तो इसका क्रमवार अभी हम देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति को अगर हम उनके शक्तियों को खंडों में बांट के समझने का प्रयास करें तो पहली जो शक्ति निकल के सामने आती है वह है कार्यपालिकी शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अगर कार्यपालिकाई शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत उसे कुछ निम्न शक्तियाँ मिली हुई हैं। जैसे नियुक्ति संबंधी शक्ति, यानी राष्ट्रपति कुछ पदों पर नियुक्ति संबंधी उसके शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अपने विवेक से, अपने अधीनस्थों की सहायता से, परामर्श की सहायता से कुछ पदों पर नियुक्तियाँ करते हैं। जैसे पीएम की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से करता है। मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कैग की नियुक्ति
महान्यायवादी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति, और साथ ही साथ राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्षों की नियुक्ति, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पर राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो इन विभिन्न पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं इनके पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और यह शक्ति कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट बन रहा है, अगले पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का जो शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति करेगा। और साथ ही साथ वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा प्रति 5 वर्ष बाद। यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, यानी वित्त आयोग की व्याख्या अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग के सदस्यों और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगला पॉइंट अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने का काम करता है। अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है। अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का काम राष्ट्रपति करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है अथवा नहीं है इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्र की बात अगर करें तो अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की बात कही गई, यानी अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करता है और उसका पूरा प्रबंध, उसकी सारी व्यवस्था, उसके इंटरनल मामले या एक्सटर्नल मामले राष्ट्रपति अपने अधिकार में रखता है और राष्ट्रपति ही उसका संचालन करता है अनुसूचित क्षेत्रों का। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्चर को बचाना है, अनुसूचित क्षेत्रों के सभ्यता को बचाना है, उनकी प्राकृतिक संपदा को बचाना है, इसलिए राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों का घोषणा करता है और उसका संचालन करता है। दूसरी चीज़ है SC, ST तथा OBC, ST, SC, OBC आयोग का गठन करने का काम राष्ट्रपति करता है, यानी ST, SC और OBC आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। उनके अध्यक्ष उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है और यह सारी शक्तियाँ कार्यपालिकीय शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगली जो शक्ति है विधायी शक्ति कह सकते हैं। तो विधायी शक्ति में देखें विधायी शक्ति, पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे हमने राष्ट्रपति के पूर्व का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में देखिएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जो हमने व्याख्या की है उसमें विधायी शक्ति की भी बात कही गई है। तो विधायी शक्ति का आशय यह है कि राष्ट्रपति विधायी शक्ति यानी व्यवस्थापिका का भी अंग होता है। व्यवस्थापिका का अंग का आशय है कि वह संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति किसी बिल, विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है,
पर हस्ताक्षर, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति का किसी बिल अथवा विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वह बिल अथवा विधेयक कानून का स्वरूप, कानून का रूप नहीं ले सकता है। इसलिए राष्ट्रपति को विधायी शक्ति है कि किसी बिल अथवा विधेयक पर अंतिम सहमति दे, अपने हस्ताक्षर करे, ताकि वह बिल अथवा विधेयक पास हो सके पूर्ण रूप से। अगली शक्ति देखते हैं। तो अगली शक्ति में जैसे राष्ट्रपति को अगर सदन का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे संसद का सत्र कार्यशील नहीं है, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, किसी कारणवश सत्र रुका हुआ है या चुनाव होने वाला है, ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्र के अंदर कोई कानून की आवश्यकता पड़े, किसी कानून की ज़रूरत पड़े और सरकार अथवा राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि उसे कोई तत्काल में कानून लाने की संभावना है या उसको लाया जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश लाने का प्रावधान है। यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत वह अध्यादेश ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है, जबकि ऑर्डिनेंस अगर जब तक सरकार का गठन नहीं होता तब तक वह कार्यशील होता है। जैसे ही सत्र का प्रारंभ होता है तो सत्र के प्रारंभ के 6 महीने के अंदर अंदर अध्यादेश अगर बिल के स्वरूप में सदन में रखा जाए और वह पास हो जाए तो यही अध्यादेश कानून बन जाता है। नहीं तो यह अध्यादेश 6 माह के बाद, सदन की कार्रवाई के 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में देखेंगे तो राष्ट्रपति को किसी संसद के सत्र को आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है तथा उसका सत्रावसान करता है, ठीक है। और साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और वह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, लोकसभा को भंग करने का अधिकार आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति को यह अगर संज्ञान में आ गया, वह अपने जानकारी में लेकर लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत, ठीक है। तो लोकसभा के भंग संबंधी जो अधिकार शक्तियां हैं राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और ये सारी शक्तियां जो है विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट हमने बनाया है वो राष्ट्रपति के वित्तीय शक्ति को लेकर है। जैसा कि हमने बताया भी, राष्ट्रपति के कार्यपालिकाई शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है उसमें कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसे भी देख लीजिए। राष्ट्रपति को धन विधेयक की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति जो है धन विधेयक की पूर्व अनुमति देगा, यह उसको शक्ति प्राप्त है। यानी सदन में अगर कोई बिल लाया जा रहा है जो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद के किसी भी सदन में धन विधेयक लाया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं होगी तब तक वह सदन में नहीं रखा जाएगा। यानी धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ये हो गया राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत एक पहला पॉइंट। दूसरा है
आकस्मिक निधि से धन निकालने का जो प्रोसीजर है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है और यह अनुच्छेद आर्टिकल 267 के अंतर्गत है। यानी आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 यह कहता है कि राष्ट्रपति को अगर यह महसूस हो कि किसी भी अतिरिक्त खर्च के लिए जो बजट में सम्मिलित नहीं है, बजट के अंतर्गत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में या किसी आपात स्थिति में या कोई ऐसी आवश्यकता पड़े जिससे सरकार के कोष से पैसा निकालने की आवश्यकता है और सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि से धन को निकाल सकता है और उसका उपयोग कर सकता है सरकार के माध्यम से या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को रखने का जो अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में रखवाएगा और उसको पास करवाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी हिस्से में प्रयोग नहीं किया गया है। यानी बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, बल्कि हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि बजट का जो संवैधानिक भाषा है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या की गई है और यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है कि प्रत्येक वर्ष वह वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में रखवाएं और उसे पास करवाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो और उसका स्वरूप सफल हो। अगला जो टॉपिक है न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार या विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 12 आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। क्षमादान का आशय ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के संदर्भ में उसको किसी प्रकार का दंड मिला हो अथवा मृत्युदंड हो या कोई भी किसी प्रकार का भी दंड हो, तो आर्टिकल 72 यह कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी दोषी अथवा अपराधी व्यक्ति को जो सज़ा याफ्ता हो, यानी सज़ा वो गुजार रहा हो, सज़ा काट रहा हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अपराधी, ऐसे दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ठीक है। इसकी चर्चा अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी निर्भया के केस में भी ये सब चलता रहा। काफ़ी चर्चा रही कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकते हैं। मर्सी पिटिशन वगैरह भी फाइल किया जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट का जो मर्सी पिटिशन है वो अलग चीज़ है, क्षमादान अलग चीज़ है। क्योंकि मर्सी पिटिशन जो है कोर्ट में पेश किया जाता है, जबकि क्षमादान राष्ट्रपति से क्षमा याचना की एक एप्लीकेशन, एक आवेदन दिया जाता है, जिससे राष्ट्रपति अगर उचित समझे तो क्षमादान दे सकता है अथवा उसे उसी अपराध के लिए सज़ा बरकरार रखने के लिए न्यायालय को कह सकता है। तो राष्ट्रपति को यह आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान का अधिकार या शक्ति प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल 143 के अंतर्गत आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, किस पे, ये शब्द याद करिएगा क्योंकि शब्दावली का भी बड़ा असर पड़ता है मेंस वगैरह की दृष्टि से।
सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, जो सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न होंगे उस पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के माध्यम से, और वह अधिकार जो प्राप्त है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, 143 अनुच्छेद के अंतर्गत SC यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, और राष्ट्रपति सिर्फ सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यह आर्टिकल 143 कहता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में कुछ एक पॉइंट और निकल के आ सकता है, जैसे अभी नियुक्ति में ही हमने बताया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात होगी तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है हाई कोर्ट के जजों की, मुख्य न्यायाधीशों की, लेकिन जब शपथ दिलाने की बात आती है तो शपथ जो है राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि है राज्यपाल, तो शपथ राज्यपाल दिलाता है हाई कोर्ट के जजों को। तो ये एकदम क्लियर कट होना चाहिए, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की, और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इतना एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पे जो प्रश्न बनते हैं आज के ट्रेंड के हिसाब से, जो नया पैटर्न बन रहा है, तो एक प्रश्न तो ये बन जाएगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो सारे लोग लगा देंगे राष्ट्रपति। दूसरे ही प्रश्न में बन जाएगा कि राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति दिलाता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ शपथ वाले प्रश्न पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है, इतना ध्यान में रखिएगा ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। अगले क्रम में देखते हैं, अगले क्रम में देखेंगे तो सैन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को कुछ सैन्य शक्तियाँ हैं। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, सैन्य शक्तियों में देखेंगे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, मुखिया, अध्यक्ष, कुछ भी कहना चाहे कहते हैं, अध्यक्ष, ठीक है, चीफ है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं में जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो चीफ है राष्ट्रपति होता है। और इसकी बात किस में कही गई, इसकी बात कही गई अनुच्छेद आर्टिकल 53(2) के अंतर्गत। 53(2) राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, यह व्याख्या करता है। आर्टिकल 53(2) के अंतर्गत कहा गया है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है शांति अथवा युद्ध काल में, शांति अथवा युद्ध काल में सेना का प्रभारी होता है, ठीक है, यानी शांति की स्थिति में भी सेना का जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा, और युद्ध काल में तो राष्ट्रपति होता ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ सैन्य अधिकार हैं, सैन्य शक्तियां हैं राष्ट्रपति के, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला है आपात शक्ति। राष्ट्रपति को कुछ आपात शक्ति भी प्राप्त है। आपात शक्ति का आशय यह है कि इमरजेंसी की कंडीशन किन किन जगहों पे है। तो राष्ट्रपति मुख्यतः 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है, और ये 3 अनुच्छेद भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 355, 52, 356 और 360, ठीक है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 कहता है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है,
और राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आशय यह है जब कोई बाह्य देश आक्रमण करे, ठीक है, या देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो। पहले अशांति की स्थिति शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह का व्याख्या किया गया। तो सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के चलते राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश के संपूर्ण देश या देश के किसी एक हिस्से में या किसी एक स्टेट में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ठीक है, अभी तक राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लगाया गया है। ठीक है, 3 बार में जैसे 1965, 1971 तथा 1975 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए। ठीक है, उसके बाद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन का आशय ये है किसी भी देश के किसी एक राज्य में अथवा एक से अधिक राज्य में अगर संवैधानिक गतिविधियों, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से प्रदेश का कार्य न हो रहा हो, सरकारें न चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पर राज्य की सारी व्यवस्थाएं, सारा अधिकार, सारे कर्तव्य अपने अंडर में लेके राज्य का शासन व्यवस्था संचालित करेगा। ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 360 क्या है? 360 वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति को अगर यह संज्ञान हो जाए, यह ज्ञात हो जाए कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही हो, वित्त की समस्या आ रही हो, धन की समस्या आ रही हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के अंतर्गत इमरजेंसी लगा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, तो यह है आपात की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को अगर देखें, कुछ एक दो अगर जोड़ें इसमें, तो एक पावर और स्पेशल पावर है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जान लीजिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बनाया जा सकता है। वीटो शक्ति, वीटो पावर या वीटो शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद आर्टिकल 111 के अंतर्गत पॉकेट वीटो का अधिकार प्राप्त है 111 के अंतर्गत। पॉकेट वीटो का आशय यह है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त, शक्ति प्राप्त है कि कोई भी बिल अगर दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के टेबल तक पहुंचता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उसे वीटो पावर का प्रयोग करके उस विधेयक को रोक सकता है अनिश्चित काल के लिए, कोई उसकी समय सीमा नहीं है। ऐसा एक बार प्रयोग किया गया ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। डाक विभाग का कोई अधिनियम था, उसको वीटो पावर के तहत रोका गया और आज भी वो राष्ट्रपति के टेबल पे पड़ा हुआ है, उस पर कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। तो वीटो का प्रयोग वहाँ किया गया। तो वीटो का जो पावर है राष्ट्रपति को, वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्राप्त है। ये एक पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति का एक थोड़ा सा छूट गया था। राष्ट्रपति का जो वेतन 5 लाख होता है। पिछले वीडियो में ही हमें बता देना चाहिए था राष्ट्रपति का वेतन कितना है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए राष्ट्रपति का जो वेतन है प्रति माह वो 5 लाख है, क्योंकि जो एसएससी हैं या रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ वेतनमान और योग्यता इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन
सिविल सर्विसेज के किसी भी स्टेट कमीशन या यूपीएससी के एग्ज़ाम में वेतन के दृष्टिकोण से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में वेतन वगैरह पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो प्रतिमाह वेतन है वो 5 लाख है। तो आज का वीडियो फ़िलहाल आज इतना ही। अब आगे का जो वीडियो का क्रम होगा उपराष्ट्रपति को लेकर होगा। तो निस्संदेह आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि राज्य व्यवस्था के क्रम में हम क्रमवार चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाग 5 लंबा वीडियो बनेगा और हमने पहले ही वीडियो में बताया था भाग 5 थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी अनुच्छेद हैं और कई लोग हैं उसमें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG, महान्यायवादी, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा लंबा वीडियो बनने वाला है। लंबा का मतलब है कि कई वीडियो खंड में बांट के हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, भाग में बांट के पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा उपराष्ट्रपति का होगा। आज राष्ट्रपति का यह वीडियो समाप्त होता है, राष्ट्रपति टॉपिक समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दे सकते हैं या अपने सवाल रख सकते हैं और समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम वीडियो को और अच्छे तरीके से ला सकें, हमारा मनोबल बढ़े और आप तक नए नए तथ्य लेकर सामने आए, जिससे आप अपनी आने वाले लक्ष्य पर केंद्रित हों और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही शुभकामना हमारी भी है। हमारी पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। अपने निर्धारित योग्यता के हिसाब से आप अपने उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।